अब बताइए, अब बताइए इसमें कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही, क्या चीज समझना चाह रहे हैं, कहाँ से क्या पॉइंट दिक्कत है? सर इसमें जो पुनर्गठन कहा जाता है उसके बाद जो लिखा है सर, पुनर्गठन की स्थिति में ख्याति का संयोजन पहले तो साझेदारों। आपको सबको ये समझ में आया कि पुनर्गठन क्या होता है, व्हाट इज पुनर्गठन, पुनर्गठन क्या होता है? यस सर, ये तो पुनर्गठन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए पुनर्गठन किसको कहते हैं। ये पूरा चैप्टर है आगे, इस चैप्टर के बाद, गुडविल के बाद हम पूरा पुनर्गठन ही पढ़ने वाले हैं। पूरी पार्टनरशिप में आगे पुनर्गठन है। तो पहले तो पुनर्गठन का मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए। अब पुनर्गठन बता दीजिए। पुनर्गठन का मतलब जब साझेदारों के अंदर उनका लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, तब पुनर्गठन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो रेशियो कब कब बदलेगा? अभी ए और बी पार्टनर्स है, इनका आपस में रेशियो 3:2 है। सी आ गया नया पार्टनर, तो अब ए बी सी हो गया, तो ये रेशियो तो नहीं रह सकता, ये तो दो ही लोगों का रेशियो है। अब नया रेशियो है तो 3:1 होगा, या 1:1 होगा, या 2:1 होगा, या और भी कुछ भी हो सकता है। तो जब ये रेशियो बदल रहा है तो ये एडमिशन, इसको कहते हैं एडमिशन। इस एडमिशन के कारण भी साझेदारों में साझेदारी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, ए बी ही पार्टनर्स है, कोई आया ना कोई गया, ए बी आपस में 3:2 बांट रहे हैं, अब ए बी 1:1 बांट रहे हैं, ये भी पुनर्गठन है। इसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ अनुपात में परिवर्तन। जो साझेदार हैं वही के वही है, साझेदारियों में चेंज नहीं आया, ए और बी ही है, लेकिन पहले ए और बी 3:2 बांट रहे थे, 60% 40%, अब 50%। तो ए और बी का आपस का रेशियो चेंज हो गया, ये भी पुनर्गठन ही है, ये भी पुनर्गठन। तीसरी कंडीशन, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 का रेशियो है, अनुपात इनका 3:2:1। अब उसके बाद सी चला गया, सी छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, उसको कहते हैं रिटायरमेंट, निवृत्ति। सी ने निवृत्ति ले ली कि अब मैं नहीं रहूंगा, या सी की मृत्यु हो जाती है तो सी नहीं रहता, तो अब ए और बी बच रहे हैं, चाहे मृत्यु से सी की निवृत्ति से। तो अब रेशियो 3:1 तो नहीं हो सकता, अब या तो 3:2 हो जाएगा, या 2:1 हो जाएगा, या 1:1 हो जाएगा, या और कुछ हो जाएगा, जो भी है। तो ये सारी कंडीशंस जो है ये पुनर्गठन कहलाती है। मैंने अभी आपको चार कंडीशन बताई। एक, चेंज इन रेशियो, जो उनका लाभ अनुपात है उसमें परिवर्तन, कोई ना एडमिशन रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा मैंने बताया एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ गया तो पुनर्गठन। तीसरा जो है रिटायरमेंट, कोई छोड़ के चला गया, निवृत्त हो गया, उसने मैं नहीं कर सकता रिटायरमेंट, और या फिर किसी की डेथ हो जाए। तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये चार वो कंडीशन है जिसको हम पुनर्गठन कहते हैं। तो गुडविल का मूल्यांकन, कितनी गुडविल है उसको निकालने की जरूरत तभी पड़ती है जब पुनर्गठन हो। जब पुनर्गठन नहीं है तो उसको निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो किसी को, जो मैंने अभी बात बोली उसमें कुछ बताइए, उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। ये चार कंडीशन पुनर्गठन की होती है। हाँ बोलिए सर। रेशियो चेंज होगा जब भी पुनर्गठन होगा। हाँ, जब रेशियो बदलना चाहिए तभी पुनर्गठन है। तब हम कहते हैं नई साझेदारी डीड बनानी पड़ेगी, डीड दोबारा बनानी पड़ेगी, तो पुनर्गठन कहलाएगा। हाँ सर, रेशियो के अलावा और कुछ चेंज हो रहा है तो नहीं होगा? उससे मतलब नहीं है। अब आपने कहा एक खरीद रहेगा, एक परचेजिंग करेगा, बी सेलिंग करेगा, बी बेचने का कहा, तो अब वो बदल देते हैं, तो उसको डीड में भी चेंज किया उन्होंने, दोबारा डीड बनाई, तो इसको पुनर्गठन नहीं कहेंगे। डीड में सिर्फ रेशियो बदलना जरूरी है, चाहे वो एडमिशन से हो, चाहे रिटायरमेंट से हो, डेथ से हो, या पार्टनर्स जो है वो आपस में रेशियो को बदलते हैं, तभी हम उसको पुनर्गठन कहेंगे। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। ये चीज क्लियर है सबको? पुनर्गठन का मतलब अब क्लियर हो गया सबको? पुनर्गठन में लाभ हानि अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आना जरूरी है, उसी को हम पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ। अब हम आगे की बात करते हैं। तो जब पुनर्गठन होगा, जब पुनर्गठन होगा, गुडविल का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल निकालनी पड़ेगी कि फर्म की गुडविल कितनी, जब भी पुनर्गठन होगा। अब हम समझ रहे हैं गुडविल का मतलब क्या होता है। भाई मैंने वो तो पहले बताया था, गुडविल का मतलब क्या होता है, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो,
तो ये तो मीनिंग, गुडविल का मीनिंग तो सबको क्लियर होगा ना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था पहली क्लास में। यस सर। ठीक है, ख्याति का मीनिंग मालूम है सर। अब ये भी बताया था ख्याति इंटेंजिबल एसेट होती है, इसको हम देख तो सकते नहीं है, लेकिन फिर अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति होती है बिजनेस की। और ख्याति कब होती है, यहाँ पे हमने बताया कि दूसरे शब्दों में ख्याति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है। आने वाले 5 सालों तक हम कितना एक्सेस प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, उसकी आज की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ख्याति। वो भी है, ख्याति का एक मतलब ये भी होता है कि 5 साल तक जो नया पार्टनर आ रहा है वो 5 साल तक अधिक प्रॉफिट लेगा। अगर वो नया अपना बिजनेस चालू करता तो उसको पहले साल तो प्रॉफिट होता नहीं, अब हो जाएगा। तो अब उसको जो 5 साल तक प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट की आज की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं, उसको हम कहते हैं वर्तमान मूल्य। सर भविष्य का लाभ इसी को कहते हैं। भविष्य का लाभ इसी को कहते हैं, भविष्य के लाभ के वर्तमान वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू, डिफरेंशियल प्रॉफिट ये कब आता है, जब हम दूसरों से ज्यादा, अगर जितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उतना सब अर्न कर रहे हैं तो उसमें कोई खास बात थोड़ी है। आप दूसरों से ज्यादा अर्न करते हो तो वो खास बात है। तो आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दैट। इन सिंपल वर्ड्स गुडविल कैन बी डिफाइंड, गुडविल को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। फर्म की जो फ्यूचर की संभावित लाभें हैं भविष्य की, उसकी आज की जो वैल्यू है, आज कितना है उसकी कीमत, जो 5 साल बाद ज्यादा होगा, जो 2 साल बाद ज्यादा होगा, जो 3 साल बाद ज्यादा होगा, उसको भी गुडविल कहते हैं। ये अलग अलग परिभाषा है गुडविल की। अब गुडविल कहाँ कहाँ कैसे हो सकती है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई संशय नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए गुडविल नेचर किस टाइप का बिजनेस, गुडविल किस स्थान पर है, प्रबंध कितना निपुण है, बाजार की स्थिति क्या है। आप ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे आपके अलावा कोई है ही नहीं, मोनोपोली बिजनेस आपका, गुडविल तो होगी। या ऐसा कोई बिजनेस है आपका जिसके अंदर बहुत कम कंपटीशन, बहुत कम लोग हैं, तो भी आपकी गुडविल ज्यादा होगी, तो गुडविल ऐसे ज्यादा हो सकती है। या आपके पास कुछ ऐसे खास अधिकार हैं, कुछ खास सौदे किए हुए हैं आपने, तो भी गुडविल अच्छी होगी। आपके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, किसी से कि आपको बिजली सस्ते दाम पे मिलेगी, तो बहुत बचत हो जाएगी, आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो भी गुडविल होगी। तो ये सब कई कंडीशंस ऐसी हो सकती है जिससे आपकी गुडविल ज्यादा हो सकती है। सर सर इसमें प्रबंध निपुणता वाला समझा दीजिए। क्या सर प्रबंध निपुणता वाला, प्रबंध अगर अच्छा है भाई, अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, हम कम प्रॉफिट में, कम कॉस्ट में प्रॉफिट कमा पाएंगे, हम साधनों को अच्छा यूज करेंगे। प्रबंध निपुणता मतलब क्या है, आप बिजनेस अच्छा चलाएंगे तो नेचुरली प्रॉफिट ज्यादा आएगा। भाई प्रबंध आप अच्छा कर रहे हैं, मैनेज अच्छा कर रहे हैं बिजनेस को, तो आपको गुडविल ज्यादा आएगी। ये 3 मेथड्स हैं, औसत लाभ, अधिलाभ और पूंजीकरण विधि। ठीक है, औसत लाभ, अधिलाभ और पूंजीकरण। औसत लाभ का मतलब क्या होता है, औसत लाभ, हम अब अलग अलग बिजनेस होते हैं, हर बिजनेस के अलग अलग तरह से गुडविल का मूल्यांकन होता है हर मेथड के। तो औसत लाभ विधि में हम कैसे गुडविल निकालते हैं, औसत लाभ विधि में हम गुडविल वैसे निकालते हैं कि भाई कितने कितने सालों तक, कितने वर्षों तक हमको यही जो आज का प्रॉफिट। अब जैसे कोई बिजनेस ऐसा है, मैंने वो भी आपको सिचुएशन बताई थी कि कोई बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर जब आप नया बिजनेस डालें आप पहले साल से प्रॉफिट में जाएंगे। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें पहले साल से नहीं आएंगे, 3 साल बाद से आएंगे, ठीक है, 4 साल बाद से आएंगे। तो कुछ बिजनेस ऐसे, तो ऐसे बिजनेस जिनके अंदर आप पहले साल से प्रॉफिट में आ जाएंगे, है ना, उन बिजनेसेस के अंदर आप औसत लाभ विधि से गुडविल निकालेंगे। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके अंदर आप नहीं, औसत लाभ विधि से उसमें निकालेंगे जिसके अंदर आप पहले शुरू में प्रॉफिट में नहीं आएंगे, आप बाद में आएंगे प्रॉफिट। तो आप नया बिजनेस चालू करते हैं, 4 साल लगेंगे प्रॉफिट में आने में, तो उसको कहते हैं औसत लाभ, एकदम से नहीं आएंगे आप। और दूसरा आपका जो आ रहा है, क्या कहते हैं, ये सुपर प्रॉफिट अधिलाभ में मतलब क्या होता है कि आप पहले साल से प्रॉफिट में तो आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा कमाने में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक 10% कमा रहा है, एक 12% कमा रहा है, 10% तो आप कमा लोगे, 12% कमाने में आपको 4-5 साल का समय लगेगा।
और एक दूसरा बिजनेस है जिसके अंदर आप भूल जाओ 10%, शुरू के कुछ साल तो लग ही जाएंगे आपको प्रॉफिट की स्थिति में आने में, एकदम से आप प्रॉफिट की स्थिति में नहीं आएंगे। तो ये एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट है। तो एक एक करके चलते हैं। इसमें इस पेज में, पेज नंबर 6 पे मैं इसके अंदर कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? पेज नंबर 7 पे। हाँ, पेज नंबर 7 पे बताइए, पेज नंबर 7 पे क्या चीज है? इसको एक बार आपको तो एक रीडिंग तो इसकी। सब फॉर्मूले में हम लोग को कल सोचे तो लगा कुछ गलती है। ओके, सर जैसे इसमें लिखा है औसत लाभ बराबर निर्धारित वर्षों के लाभ एवं हानि का योग, तो मतलब लाभ एवं हानि दोनों को जोड़ेंगे। हानि लाभ में लाभ से हानि दोनों हानि। का योग। योग का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब ऐड नहीं होता। अगर कोई माइनस की चीज है तो माइनस होगी, कोई लेस की चीज है वो यस सर, ऐड की होगी। वही समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक बार करके देखे एक क्वेश्चन, तब लगा कि हाँ ये इसका ये है। नहीं, टोटल का मतलब होता है योग। योग होता है मतलब, योग का ये मतलब नहीं होता कि हर चीज जुड़ेगी जुड़ेगी। और अगर जुड़ेगी भी, मतलब अगर नहीं, अगर जुड़ेगी भी तो जो चीज आप माइनस की जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना वो तो। भाई ऐसा तो होता है। प्लस अगर आप जोड़ोगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे 50, मैं यहाँ पे 50,000 में 10,000 जोड़ रहा हूँ, फिर 15,000 जोड़ रहा हूँ, और फिर मैं जोड़ रहा हूँ माइनस 10,000। तो भैया माइनस प्लस माइनस ये तो फिर माइनस ही हो जाएगा ना आपके यहाँ। अगर टोटल भी करोगे आप तो माइनस की फिगर तो अपने आप माइनस हो जाएगी। यहाँ पे मुझे -10,000 को जोड़ना है, -10,000। तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होता है। तो ये हो गया आपका 10, 20, 30, और ये अपना ये हो गया 10, तो 20,000 ही टोटल आएगा इसका। सर जैसे अगर लाभ दिया तो टोटल लाभ को करेंगे, अगर लाभ हानि दिया तो हानि को अलग टोटल कर लेंगे या लाभ को टोटल, अब वो फिर आप लाभ कैसे अगर भी कर हानि। लो, वो आप कैसा भी कर लो। ज्यादा से ज्यादा कितने साल के होंगे यार? 4-5 साल के फिगर होंगे बस। 10, 20, 25 साल के तो देंगे नहीं। 3 साल के देंगे, 4 साल के देंगे, 5 साल के। 5 साल से भी ज्यादा होना मुश्किल है। 5 साल मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल। अब 3-4 साल के आप अलग अलग जोड़ो या एक साथ जोड़ो, अल्टीमेटली वो तीनों का टोटल, चारों का टोटल एक साथ है। 3-4 साल तो ऐड करने उसके अंदर। बहुत ज्यादा फिगर हो लंबे 25-30 साल तो भैया माइनस और प्लस और सब देखने होगा, उसमें आप जोड़ लो एक साथ। अब वो अलग अलग जोड़ के आप निकालो या कुछ करो, लेकिन वो सारे का सबका योग जो है वो निकाल लेंगे। ये चीज तो यहाँ तक तो क्लियर है। ये योग का जो मैंने था, लॉस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा। इज दैट ओके? ओके सर। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया? यस यस। अब यही चीज समझनी है इसके अंदर, यही चीज समझनी है। कौन आ रहा है मेरे साथ डिस्कशन में मैदान के अंदर? एक कोई आ जाए साथ में। मैं सीधे से आ जाए मेरे साथ, सीधी सी बात मेरे को चाहिए, बिल्कुल मेरे से बात करने वाला। ये क्या है हेमलता, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछना चाह रही हो तुम? तो जैसे उसमें लाभ हानि का योग है तो सब पूरा लाभ लेंगे या हानि, वो समझ में नहीं आ रहा था। पूरा लाभ लेंगे, हानि में समझा नहीं। 5 साल का आपको लाभ हानि दिया हुआ है और आपको टोटल करना है, तो पूरा और अधूरा मतलब क्या है इसका? तो लाभ हानि दोनों लेंगे क्या उसमें? अरे आपको 5 साल की फिगर दी है और बोला है कि 5 साल का लाभ टोटल चाहिए प्रॉफिट का। तो 5 साल की फिगर आपको दी है, एक जगह 50,000 दी है, एक साल में 10,000 का लॉस दिया हुआ है, और 20,000 दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है, और 5,000 का लॉस दिया, बोला 5 साल का टोटल। तो ये 5 साल का मतलब ये 5 साल सब होगा, इसके अंदर लॉस भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सब आ गया। यस सर, यही नहीं आ रहा था उसमें। अब इसके अंदर एक चीज और समझनी है आपको। मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो रात को शीट भेजी, उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको, मैंने उसके अंदर अलग है 5 और 4 दिया, लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में 6 साल का दे रखा है।
ये आपको दिया है सपोज 2020, 2019, अब आपको बोला है आपको एवरेज निकालना है 5 सालों का, औसत लाभ चाहिए 5 सालों का। लेकिन क्वेश्चन में लाभ तो अपने को लाभ हानि जो भी है, देखिए जब लाभ बोला जाए तो उसके अंदर हानि निहित होती है, हानि को अलग से सर 28,000। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ये आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपको बोला जाए लाभ, तो लाभ का मतलब सिर्फ लाभ नहीं होता, वो हानि उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, ये माना जाता है हानि। अगर किसी से जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं कहता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात मतलब सिर्फ लाभ ही नहीं, हानि का अनुपात भी यही है। अकाउंट के अंदर ऐसा होता है, आप ये मत समझना कि हानि को अलग से जा रही है, हानि अलग नहीं है, लाभ के साथ साथ हानि चल रही है। जहां लाभ का यूज है वहीं पे हानि है, तो हानि है। तो प्रॉफिट लाभ हानि अनुपात बोलने की हमेशा जरूरत नहीं है। अगर मैं लाभ अनुपात बोलता हूं तो मतलब हानि अनुपात भी वही हो गया, हानि का अनुपात भी वही है, लाभ का अनुपात भी है। अकाउंट्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट में, सब में यही सिस्टम चलता है, अलग से हमें उसको बताने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने आपसे कहा मैं एवरेज प्रॉफिट बोल रहा हूं, तो अगर बिजनेस मान लीजिए पूरा लॉस में चल रहा है 5-6 सालों से, तो वो एवरेज प्रॉफिट का मतलब एवरेज लॉस हो गया। वो मतलब मुझे लॉस अलग से बोलने की जरूरत थोड़ी कि एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट बोलूंगा तो एवरेज प्रॉफिट रेट ऑफ 5 इयर्स का मतलब 5 सालों का औसत लाभ, मतलब 5 सालों का औसत हानि हो गया इस केस के अंदर। तो वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती उसको, हानि को, हानि उसके साथ ही रहती है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी है आपको, जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि मेरे पास ये 6 साल का है, तो भाई 28,000 आया कैसे, ये भी बताना पड़ेगा आपको। मैडम बताइए 28,000 कैसे निकाला आपने शिवाजी? सर जो प्रॉफिट है उसमें से 8,000 लेस कर देंगे पूरा टोटल कर। एक सेकंड, हाँ क्या कह रही है शिवानी? शिवानी से पूछ रहा हूँ, शिवानी बताया पहले, हाँ क्या कह रही है? सर जितना प्रॉफिट है वो ऐड कर लेंगे और 8,000 माइनस कितना कर। ऐड किया, कितना निकाला है टोटल ऐड करके? 28,000 निकाला है तो कुछ तो ऐड किया होगा ना, क्या ऐड किया बताओ? सर जितना प्रॉफिट है वो हम ऐड करके फिर 8,000 तो बताओ लेस तो के सही। 1,40,000। अच्छा अच्छा ओके, ऐड करके ये 8,000 माइनस करके 1,40,000 आया। यस सर। तो तुमने इन सब, फिर 5 से डिवाइड। एक सेकंड यार, तुमने इन सबको ऐड किया है क्या इसके अंदर शिवानी? सर 8,000 को लेस किए बल्कि सबको ऐड किए। अरे यार वो अलग से मत बोलो बेटा, 8,000 को लेस किया, वो 8,000 लेस होगा ही, बोलने की जरूरत यस सर, यस सर। कह रहा हूँ। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो बेटा, आप लोग वो नहीं हो, मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज में वो इम्प्लाइड है, ये 8,000 बोलने की जरूरत नहीं, माइनस, वो तो लॉस है, माइनस ही होगा। अकाउंट्स में कभी अलग से नहीं बोला जाता ये माइनस होगा, ये तो होगा ही होगा माइनस, इसमें बताने की यस सर। तो मैं, मेरा जो क्वेश्चन आपसे पूछने का सिर्फ इतना है कि आपने ये सब फिगर जोड़ी है क्या? यस सर। मैंने कितने साल का औसत लाभ पूछा है शिवानी आपसे? 5 साल। कितने साल का दिया हुआ है यहाँ पे? सर 5 साल हो गए। सर 6 है सर सर 22,000 आएगा सर, तो 22,000 सर आएगा। पहले 6 से डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद इंटू 5 करेंगे। और कोई किसी के दिमाग में कोई दूसरा सोल्यूशन? सर मेरा 22,000, मैं केवल 5 साल का ही लिया तो मेरा 22,000। 5 साल कौन से लिए? 5 साल सर 2015 वर्ष को हटा देंगे, 2016 से ले लेंगे। हाँ, जब 5 साल का एवरेज बोलेंगे तो 6 से निकाल के 5 नहीं करना, अपने को 5 साल ही लेने हैं। और 5 साल कौन से लेंगे? आखिरी से 5 साल लेंगे, शुरू से नहीं लेंगे। यस सर ऐसा क्यों? हम यहाँ पे जो 5 साल लेंगे ये लेंगे 1 2 3 4 5। अब मैं कहूंगा इनका टोटल निकालूंगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि 4 को टोटल करेंगे 8 को उठाएंगे, मैं जब 5 का टोटल कह रहा हूँ तो 8 माइनस ही होगा, उसमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं है उससे बात। यस सर। 1,10,000 सर टोटल। ये इनका योग, इनका टोटल लिया जाएगा, ये 1,10,000 तो छोड़ देंगे ऊपर वाले को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसका क्या करना है, आखिरी के लोगों की पहले के गुडविल आज की निकाल रहे हैं कि हम पहले की निकाल रहे हैं, ये बताओ मेरे। गुडविल हम 2021 में जब निकालेंगे तो 2021 की गुडविल निकालने के लिए हमें 2020 का प्रॉफिट ज्यादा काम का है कि 2015 के ज्यादा काम का, ये बताइए। 2020 का काम का है। 2020 का ज्यादा काम का है भाई। 2021 का प्रॉफिट 2020 के 20 की तरह आसपास होगा कि 2015 के आसपास होगा। 15 को छोड़ो, 15 दूर का, आप आखिर का लेंगे हम प्रॉफिट।
अच्छा वैसे तो हम चलते जाए कितना, अभी मैंने 2015 दिया है, मैंने 2014, 2013, 2012, 11, 10 दिया ही नहीं है तो, लेकिन बिजनेस के पास तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना पहले का भी प्रॉफिट। हमको वो सब थोड़ी चाहिए भाई, हमें 5 साल का निकालना है तो हमें 5 साल का चाहिए, बस आखिरी के 5 साल दे दो, बाकी नहीं चाहिए हमें। शुरू के 5 साल थोड़ी, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब का 5 साल थोड़ी लेंगे हम, अभी के लेंगे ना, लास्ट से लेंगे। है ना, ये तरीका। तो इसके अंदर हम जब ये चीजें करेंगे तो इसके अंदर हमको ये पिछले 5 सालों का जोड़ के एवरेज हम निकाल लेंगे, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन, ऐसे हम करते हैं इस चीज को। 22,000। अब यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले तो आप ही देखिए, आपको देखना है कितने साल का दिया उतने साल का ही आपको लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? सर अगर 3 साल का निकालने को कहता तो नीचे से ही 3 साल का बस निकालते। नीचे से ही 3 साल, आखिरी के 3 साल, बस ये आखिरी के 3 साल लेते हैं, ये यहाँ के 3 साल, बस ये पहले के सब छोड़ दो। तब 47,000 में 3 साल का माइनस पे भाग कर देते। तो हमको जो लेना होता है 7 का लेना होता है। यहाँ तक क्लियर है ये बात आपको? यस सर। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 12th के बाद आप इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो, आपसे पूछा गया, आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, आप बीए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो, आपसे पूछा गया आप 11th 12th के अपने मार्क्स दीजिए, आपने कहा मेरे अकाउंट्स में इतने हैं, बिजनेस स्टडीज में इतने हैं, इकोनॉमिक्स में इतने हैं, और इंग्लिश में इतने हैं, या हिंदी में इतने हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और जो आपका एक स्वैच्छिक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो आपके भी यही होते होंगे 5 सब्जेक्ट कि कुछ और होता है? यस सर 5 सब्जेक्ट। तो आप लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले रखा है, आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने? सर ऑप्शनल कुछ नहीं सर। सर हम लोग हिंदी नहीं। इंग्लिश है ना दोनों। हिंदी इंग्लिश अलग अलग है ऐसा? यस सर। सर। यस सर एक दोनों मीडियम मतलब आपके दो लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक हिंदी? लेकिन सर हो जाता है, जैसे कि अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहता है हिंदी के, वो अलग चाहे बात है। हिंदी पढ़े चाहे इंग्लिश। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अभी अभी जो है आपके पास ये वाले 5 सब्जेक्ट है, आप ये कहना चाह रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए ये 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आप मुझे बताइए, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एक कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कॉलेज के लिए क्या ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स उसके लिए आपके बराबर उसके लिए महत्व रखते हैं, कि कोई सब्जेक्ट के मार्क्स उसके लिए ज्यादा महत्व रखते हैं, कुछ कम रखते हैं? ठीक है गायत्री, ठीक है, क्या कर सकते हैं? हाँ, ये 5 सब्जेक्ट क्या उसका महत्व सेम है, कि इसमें से किसी विषय के मार्क्स उसके लिए ज्यादा महत्व के हैं, किसी के लिए कम महत्व के? सर पाँच सेम रीको है। के ज्यादा इम्पोर्टेंट है बट सभी इम्पोर्टेंट। नहीं मैं समझा नहीं, एक एक करके बोलिए। हाँ क्या कह रहे हैं? सर इकोनॉमिक्स के ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी 4 से। अच्छा ये विजय तुम हो कहाँ, तुम दिख तो रहे नहीं मेरे को। हाँ बताओ, किसके इकोनॉमिक्स के क्यों इम्पोर्टेंट है ज्यादा? सर क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये विजय का ये कहना है कि ये जो इकोनॉमिक्स का मार्क्स है वो कॉलेज वाला देखेगा तुम इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे हो, तो कहेगा कि इन 5 में सबसे पहला मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो मेरे सबसे पहले वो इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखेगा। ठीक है विजय, उसके बाद कौन सा देखेगा वो? सर इंग्लिश देखेगा। सर इंग्लिश। फिर इंग्लिश देखेगा। ठीक है विजय, फिर और कौन सा देखेगा? हाँ अकाउंट। नहीं विजय, विजय बोलो क्या बोल रहे तुम? ठीक, आवाज का समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? सर अकाउंट देखेगा, फिर या फिर व्यवसाय भी देख सकता है, व्यवसाय अध्ययन। अच्छा, अब उसका कहना है कि इन दोनों में से कोई भी देख सकता है ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं बीएस ले लेता हूँ, चलो ठीक। फिर उसके बाद अकाउंट्स लेना, तुम भागो मत विजय, ही रहो, है ना। और उसके बाद वो 5वां इम्पोर्टेंस जो है वो हिंदी को। ऐसा ये सीक्वेंस ठीक है विजय, इसमें कुछ बदलना है? यस सर ठीक। अब भाई मेरे पास जो है, अब देखिए, अब देखिए तुम भागना मत, तुम भागते फिर अभी चुप बैठे ना, यहाँ जाना मत, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
ये मैंने अप्लाई किया बीए इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज पूछ रहा हूँ आप ध्यान सबको देंगे। मैंने बैठा यहाँ विजय को रखा है सामने, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको देखना नहीं। 2 बच्चे हैं, तेरे को कुछ काम करना है तो निपटा ले करके काम सारे तू विजय। हाँ, एबीसी तीन स्टूडेंट्स है ना। और ए जो है, ए स्टूडेंट जो ए जो बच्चा है, इसके अकाउंट से मान लीजिए 60 है, बीएस में 70 है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में इसके से 75 है, इंग्लिश में भी इसके सपोज 75 ले लिए मैंने, ठीक है। तो ये कितना 150 एंड ये 280 और 280 और इसके में भी ले लेता हूँ 70, 350 हो गया। इसका टोटल भी 350 लाना है मेरे को, और इसका टोटल भी मुझे 350 लाना है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 90 ले लेता हूँ, यहाँ 65 ले लेता हूँ, इकोनॉमिक्स में मैंने 45 ले लिया, तो 110, 120, 150 में मैंने इधर ले लिया 90 और इधर ले लिया 60, ठीक है। तीसरा ले लेता हूँ, मान लो इधर 80 ले लिया, इधर मैंने ले लिया 55 है ना, इधर ले लिया मैंने 45, तो ये 180 और मुझे चाहिए 170 और चाहिए ना, 170 चाहिए। चलो ठीक है, अब कोई चारा नहीं, 85। अब मेरे पास कॉलेज में सिर्फ एक सीट बची है। ये 3 एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी हुई हैं, तीनों के 350 है। अगर मैं एग्रीगेट मार्क्स देखूं, एवरेज मार्क्स 350 डिवाइडेड बाय 5, इसके भी 70% है, इसके भी 70% है, इसके भी 70% है। मेरे पास सिर्फ एक बच्चे को मैं एडमिशन दे सकता हूं इन तीनों में से। मैं और किस कोर्स में चाहिए इन तीनों को एडमिशन? ये तीनों मेरे से बीए इकोनॉमिक्स के कोर्स में एडमिशन मांग रहे हैं, तीनों मेरे से बीए इकोनॉमिक्स के कोर्स में एडमिशन मांग रहे हैं। तो और मेरे को इन तीनों को एडमिशन में से एक किसी को देना है एडमिशन, तो मैं ए को एडमिशन देना चाहूंगा। मैं बी सर एक को देंगे, ए को देंगे। सर इसके इको में यस सर एक को ही सर मिलेगा। एक को देंगे। मैं किसी इको में मार्क्स भी अच्छे और फ्लक्चुएशन भी नहीं है। मुझे इकोनॉमिक्स में एडमिशन देना है तो मैं ए को देना चाहूंगा, जबकि तीनों ने बराबर अंक किए और बी ने तो भाई अकाउंट्स में 90 लेकर आया है। वो ये सीए का कोर्स सर थोड़ी, हिंदी में भी अगर ये सीए का कोर्स होता तो मैं बी को ले लेता, या लिटरेचर का कोई कोर्स होता, लिखने का कोर्स होता, लिटरेचर का लैंग्वेज वो भी ले लेता मैं। लेकिन मैं तो इकोनॉमिक्स कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स कोर्स में मेरा प्रेफरेंस किसको जाएगा? ए को जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में नहीं है? हाँ, तो विजय तुम ए को लेते तो मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं भी ए को ही लेता, मुझे भी एक ही सीट देनी है एडमिशन, ठीक है। विजय मैसेज कर रहा है कि सर मैं तो ए को लेता, ठीक है। तो अब ए को लेते तो मैं भी ए को लेता, ठीक है। अब यहाँ पे समझना तुम, अब मेरी बात सुनना सर। मैं क्या करता हूँ, एक तरीका, अब मेरे बी और सी पूछते हैं सर हमको क्यों नहीं, हमारे भी तो 70% मार्क्स है, जितने ए के हैं उतने हमारे भी हैं, हमारे भी एग्रीगेट मार्क्स 70% है। तो जो 70% निकाला है मैंने एवरेज मार्क्स, औसत मार्क्स जो निकाले हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे को अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए एक अलग तरह की मार्क्स निकालने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब मुझे कोई बच्चे को डिसाइड करना है कि किस बच्चे को मैं पहले एडमिशन दूंगा, तो मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखूंगा, फिर इंग्लिश के देखूंगा, फिर बीएस के देखूंगा, फिर अकाउंट्स के देखूंगा, फिर हिंदी के देखूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं उनके एग्रीगेट मार्क्स, एवरेज मार्क्स मैं खुद अपने अलग से निकालूंगा। उसके लिए जिस भी बच्चे के जो मार्क्स होंगे, चलो बी ए की बात करते हैं, तो ए के इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में 75, ए के बीएस के अंदर है 70 और अकाउंट्स में 60 और हिंदी में 70, 60 और 70।
तो मैं ये कहूंगा ए के मार्क्स में एग्रीगेट अलग ढंग से निकालूंगा। मैं इनका जोड़ के एकदम सिंपल नहीं निकालूंगा, मैं इनको भार दूंगा। भार मतलब इनको वेट दूंगा, वेट दूंगा मार्क्स को। ये ए के मार्क्स है, ये ए अरे भाई एक सेकेंड, ये ए की बात हो रही है, तो ये ए के मार्क्स है। तो मैंने ए को क्या दिया, मार्क्स को, अलग अलग विषयों को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वेट दिया। सबसे ज्यादा वेट अगर ये 5 सब्जेक्ट को देना है तो जिसको सबसे कम देना है उसको मैंने 1 दे दिया, जिसको उसके ऊपर उसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, सबसे ज्यादा वेट उसको दिया जिसको दिया। फिर मैं मार्क्स और वेट को गुणा करूंगा, गुणनफल। तो मैं 70 इंटू 70, 60 इंटू 2, 210, 300, 375। फिर मैं इनका टोटल करूंगा और इस टोटल को 1 2 3 4 5 से नहीं, वेट के टोटल से। वेट का टोटल कितना, 15। तो जो वेटेड एवरेज होता है, भारित औसत लाभ या भारित औसत जो होता है, उसके अंदर उसका टोटल लेंगे। ये टोटल कितना आ रहा है निकाल ही लेते हैं ना, टोटल निकालिए जरा फटाफट इसका। 375, 300, 210, 120, 70, ये 005 गया, 7 2 9 17, 4 3 7 2 9, 975। तो 975 गुणे डिवाइडेड बाय 15, ये जो हमारा आएगा 15 छक्के 90, 0 नहीं 60.5। अच्छा इसको परसेंटेज 1075 है। इसको परसेंटेज निकाल इनटू 100 कर दो। Yes, sir. 1078 लेकिन अगर मुझे सिर्फ वेटेड एवरेज सर टोटल 1075 है। अच्छा टोटल 107, 1075 1075 है, तो ये 1075 आएगा। तो अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए तो मैं इसका जो एवरेज आएगा इसको कहेंगे भारित औसत। इसको वेट से मल्टीप्लाई किया है और इसी ढंग से मैं बी का भी निकालूंगा। तो जिस बच्चे का वेटेड एवरेज ज्यादा होगा, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा वेट दूंगा। अच्छा अभी आपने कहा मैं ए को लूंगा, तो आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स देखा, हो सकता है कोई दूसरा बच्चा हो ये बी जो है, देखिए हो सकता है वेटेड एवरेज में सी जीत जाए। सी के मार्क्स इकोनॉमिक्स में अगर मान लो यहाँ 60 या 65 हो तो उतने कम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा है, तो संभव है कि वेटेड एवरेज सी का ज्यादा आ जाए। भाई इकोनॉमिक्स उतने नहीं लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे, तो इंग्लिश का भी वेट कम नहीं है, इंग्लिश का भी वेट 4 है। तो वेटेड एवरेज में तीनों का निकालूंगा और वेटेड एवरेज जिसका ज्यादा होगा मैं कहूंगा मेरे कॉलेज में इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये वेटेड एवरेज निकालने से पहले कॉलेज वाले क्या करते हैं, पहले जारी कर देते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए जब आप हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम इस क्राइटेरिया से इस हिसाब से मार्क्स निकालेंगे। आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स को 5 से गुणा करेंगे, आपके इंग्लिश के मार्क्स को 4 से गुणा करेंगे, आपके बीएस के मार्क्स को 3 से करेंगे, अकाउंट्स के 2 करेंगे, हिंदी के 1 करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसमें जो बच्चे की ज्यादा वेटेड एवरेज होगा, हम 100 बच्चों का मार्क्स हमारे पास आई एप्लीकेशन, हम 100 बच्चों के 100 के 100 का वेटेड एवरेज भारित औसत निकालेंगे और जिस बच्चे का भारित औसत सबसे ज्यादा होगा, जिन बच्चों का, वो टॉप के सारे बच्चे जिनके सबसे ज्यादा, ऊपर से 100 में से मुझे 10 लेने तो मैं 10 बच्चे ऊपर से चुन लूंगा। मैं आपके कॉलेज के सीबीएसई के, एनसीईआरटी के, वो एमपी बोर्ड के वो मार्क्स नहीं देखना है मुझे, एवरेज उनके हिसाब से क्या रहा, उनके हिसाब से आ रहा होगा, हम तो इस हिसाब से देखेंगे। क्यों देखेंगे, मतलब हमारा कोर्स ऐसा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। हमने इसके लिए क्राइटेरिया ये रखा है कि सारे मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट। समझे, ऐसे केस में भारित औसत निकाला जाता है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बोलिए सर। जैसे ईयर होते तो उसमें हम ईयर्स कैसे इम्पोर्टेंट मान सकते कोई भी? क्या फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सर जैसे ईयर होते ना, मतलब 2016 ऐसे दिए क्वेश्चन में, अरे तो हम कैसे क्वेश्चन के बाद अभी जो मैंने समझाया उसकी बात करो, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो समझाया जो मैंने बताया उसकी बात कीजिए। सर यदि इसमें ये होता हाँ कि जैसे ए सर 2 वर्ष में पास हुआ है सर, 1 वर्ष फेल हुआ था फिर दोबारा पास हुआ है, तो उसका भी क्राइटेरिया रखा जा सकता है कि ए ने ड्रॉप लिया, ए ने रिपीट किया,
वो कॉलेज उसका मैंने वो सारी स्थितियां नहीं सोची है अभी। मैं कॉलेज खोलने वाला नहीं हूँ तो मैंने इतना डीप में नहीं सोचा विजय। मैंने तो सिंपल सा वेटेड एवरेज समझाने के लिए ना आपको एक यस सर। क्वेश्चन दी। ठीक है, ये रोमान का कहना है मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो आप ये वेट कैसे लिया? तो वेट बेटा मैंने अज्यूम किया है, मैंने माना है। कैसे माना है? जिस विषय के मार्क्स मेरे लिए सबसे कम महत्व रखते हैं उसको मैंने सबसे कम भार दिया, और जिसके सबसे ज्यादा रखते हैं उसको मैंने सबसे ज्यादा भार दिया। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 रखा है। कोई जरूरी नहीं कि भार वेट 1 2 3 4 5 ही हो। मैं वेट ऐसे भी दे सकता हूँ, 5 10 15 20 25 भी दे सकता हूँ। मैं वेट 4 6 8 10 18 ऐसे भी दे सकता हूँ। वेट का जिसको जैसा वेट देना हो, लेकिन वेट की खास बात ये होती है कि वेट बढ़ता हुआ या घटता हुआ होगा। बस हम वेट देते हुए हम किसी विषय को, हो सकता है 2 विषयों को मैं एक जैसा वेट देना चाहता हूँ, मैंने कहा नहीं इंग्लिश और इको का दोनों का वेट बराबर होगा, फिर इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका ऐसा भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मैं जिस विषय को ज्यादा महत्व देना चाहता हूँ उसको ज्यादा वेट देता हूँ, जिसको कम देना चाहता हूँ उसको कम वेट देता हूँ। अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वह बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। तो वेट मैंने अज्यूम किया, जो विषय मेरे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको सबसे कम वेट दिया है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया। यहाँ पर किसी को, हाँ निखिल कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तुम? किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। सर हम ऐसा भी मान सकते ना कि जो विषय हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे फर्स्ट रैंक दे। क्या चीज? सर जैसे सर, हमारे लिए इको ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम उसे फर्स्ट भी मान सकते ना। तो उसका 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 एवरेज के अंदर सबसे कम वजन आएगा। अगर मैं ऐसा वेट दे दूं, मैं इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, लेकिन मैं वेट ऐसे दे दूं 1 2 3 4 उल्टा दे दूं, यस सर, 1 उल्टा। 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा टोटल के अंदर सबसे ज्यादा किसका चला गया? हिंदी का गया कि इकोनॉमिक्स का गया? सर हिंदी तो का। फिर मैं तो economics का है। तो जिसको महत्व ज्यादा देना है उसको उसका भार सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे कम नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए मेरे को। यस सर, आ गई। ये आपके 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो आपने पढ़ी है ना उसके अंदर था ये टॉपिक। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ा नालायक? यस सर, पढ़े हैं सर। स्टैटिस्टिक्स में था ये आपका वेटेड सर एवरेज? मीन निकालने में आता था। हाँ मीन निकालने में था ये टॉपिक। जैसे कि औसत लाभ का जो फार्मूला है उसी तरह था, मीन निकाले सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। भारित औसत भी निकाला होगा आपने उसके अंदर। यस सर। अब मेरे को औसत निकालना है प्रॉफिट का। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे 2021 का अगर प्रॉफिट निकालना है, मुझे ऐसा प्रॉफिट निकालना है कि जो मैं 2021, 2022, 2023 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे इन वर्षों में हो सकता है। अभी 2021 स्टार्ट हुआ, ऐसा मानिए स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है, लेकिन मैं ऐसा प्रॉफिट चाहता हूं जो आने वाले 2-3 सालों तक मुझे हो सकता है। तो उसके अंदर एक मुझे बताइए कि 2015 का प्रॉफिट ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि 2020 का प्रॉफिट ज्यादा महत्वपूर्ण है? 2020 का सर। 2021-22 में 2020 के प्रॉफिट आसपास ज्यादा रहेगा ना, 2015 से तो ज्यादा अफेक्ट होगा। तो मैं एक काम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो प्रॉफिट को मैं वेट से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो जो सबसे पुराना साल है उसको सबसे कम वेट दूंगा और बाद वाले सालों को मैं ज्यादा वेट दूंगा, और फिर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा। अगर वेटेड एवरेज निकालना है तो क्वेश्चन में बोलेंगे तभी, नहीं तो सिंपल एवरेज निकाल लो, वो कोई दिक्कत नहीं। वेटेड एवरेज जब निकालना होगा तो सबसे पुराने सालों को सबसे कम और बाद के सालों को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट का टोटल लेंगे और उस टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करके वेटेड एवरेज आ जाएगा।
ये आपको वेटेड एवरेज भारित लाभ, भारित औसत लाभ के अंदर ये तरीका अपनाना होता है। सर जो हाँ, सर ये जो पूरा टोटल वेट है उसको भाग करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट आएगा इंटू करने के बाद। अभी मैंने मार्क्स को किया ना, हर सब्जेक्ट के मार्क्स को, तो हर साल के प्रॉफिट को करेंगे उस साल के वेट से। यस सर। ये हमारे पास ईयर दिया हुआ है, ये हमको प्रॉफिट दे रखा है और लॉस भी हो सकता है। अब मैं वेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, अब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो 25,000, 44,000, ये 33,000 का लॉस हो गया। ये 18 दूनी 36, 72,000, 29, 58, 1,16,000। इसको टोटल करो, इसका टोटल, इसको टोटल को डिवाइड करो इसके टोटल से, कितना 15 से, वेटेड एवरेज आ जाएगा। That's it. तो हम प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी, ये आगे समझ में नहीं आया दीदी? पॉइंट में भी आ सकता हाँ, वेटेड एवरेज पॉइंट में भी आ सकता है, वेटेड एवरेज पॉइंट में। हाँ आ सकता है, पॉइंट में आने में क्या दिक्कत है, पॉइंट में आने में क्या दिक्कत है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। यस सर। ये समझ में आ गया आपको? अब ये क्वेश्चन इसमें के कर लेंगे आप लोग, वेटेड एवरेज वाले। सर 19,066 आ रहा है, 19,066। जो भी आ रहा है मतलब ऐसे निकाल लीजिएगा। सर 19,000 इंटू 5 1,45,000 आ रहा है। सही कह रहा है। हाँ वो सब उसको करके क्या आपने क्वेश्चन में 116। वेट गिवन रहेगा या फिर हमें निकालना है? वेट दिया होगा, अगर कभी वेट नहीं दिया हो तो आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं 1 2 3 4 5, बस 99%। सर अगर वेटेज एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तब ना। हाँ हाँ तभी, और क्या, वेटेड एवरेज बोलेगा तभी, और लेकिन जो वेट नहीं दिया होगा तो आप 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। इज दैट ओके? सर हाँ, सर इसका कैसे पता चलेगा किसको ज्यादा मैंने तुमसे कह दिया ना, जो सबसे लास्ट का ईयर है उसको सबसे ज्यादा दिया जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा? पता क्या करना उसको? यस सर। सर जीरो नहीं ले सकते ना? हाँ, जीरो क्या चीज? जीरो ले सकते हैं? जीरो नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो इसमें आएगा ही नहीं टोटल। 25,000 इंटू जीरो तो Yes, जीरो हो sir. जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो लेने का कोई मतलब नहीं, एक से स्टार्ट करेंगे हमेशा, जीरो नहीं लेंगे, हमेशा एक से स्टार्ट। तो मैंने आपको बस इतना बताया हेमलता, मैंने सिर्फ ये बताया कि जो भी आपको ईयर्स दे रखे हैं, उन ईयर्स का जो भी प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, उस प्रॉफिट या लॉस को वेट से गुणा करेंगे और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। इस प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से भाग दे देंगे, बस वेटेड एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ Yes, तक sir. पूछना है? अब मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा ये है आपको, शिल्पी हेमलता तुमको नहीं आया क्या? तो आ गया। ठीक है, अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है आपसे, मेरी बात सुनिएगा। मैं एक फर्म चला रहा हूँ, अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। मैं एक फर्म चला रहा हूँ और मैं आपसे गुडविल मांगता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा प्रॉफिट खूब हो रहा है, मैं खूब प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मेरी किस चीज का काम है? मेरी स्टेशनरी की दुकान है। आप पूछते साहब कितना प्रॉफिट हुआ पिछले 3 साल का, प्रॉफिट बताओ। मैंने बताया आपको
पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो आपने कहा यार पिछले साल तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो गया, कैसा हुआ ये प्रॉफिट? मैंने कहा ऐसा है कि मेरे पास एक जमीन थी, उस जमीन को मैंने बेचा था और उसमें मेरे को 50,000 रुपए उसमें मैंने कमा लिए, तो वो मैंने इसके अंदर प्रॉफिट में जोड़ दिए। तो आप बताओ, जब मैं गुडविल निकालूंगा तो उस जमीन के प्रॉफिट को लेकर निकालूंगा ना? नो नो सर, सर। नो सर। केवल स्टेशनरी का सर, निकालेंगे ना। यस सर, बिल्कुल समझ रहेगा। जिस चीज का धंधा है उसी धंधे का तो प्रॉफिट लोगे कि दुनिया भर का जोड़ दोगे उसके अंदर? नो सर, उसी उसी धंधे। इसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन कहते हैं। तो मैं हर साल के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को माइनस करूंगा, लेस कर देंगे। असाधारण लाभ जो हुआ है उसको माइनस करूंगा। और अगर किसी साल मेरे को असाधारण हानि हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, मैंने लैंड बेची, लैंड बेचने में, जमीन बेचने में मेरे को नुकसान हो गया, वो भी मैंने प्रॉफिट, तो वो असाधारण हानि को मैं ऐड करूंगा, असाधारण लाभ को घटाऊंगा और असाधारण हानि को जोड़ूंगा। ऐड करूंगा। उसके बाद जो मेरा सही प्रॉफिट आएगा, वास्तविक लाभ आएगा, उस लाभ के आधार पर मैं औसत लाभ निकालूंगा या गुडविल। सर हानि को क्यों जोड़ेंगे? भैया मतलब मेरे को, अब जब आप कह रहे हो कि लैंड बेचने से प्रॉफिट मत जोड़ो, तो लैंड बेचने से नुकसान हो गया, वो क्या आप भरोगे क्या? क्यों क्यों उसको क्यों नहीं जोड़ेंगे वापस? यस सर। प्रॉफिट को घटा के जोड़ेंगे सर, जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कि इतने का हमको हानि हुआ है। नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या है, मुझे आप मेरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देखोगे ना। मेरे को अगर कहीं दूसरी जगह हानि हुई है जमीन बेचने की, तो उस हानि से आपको क्या मतलब है? यस सर। जब वहां का यस प्रॉफिट सर, आप नहीं जोड़ रहे हो तो वहां की हानि क्यों जोड़ रहे हो? फिर उसके अंदर वो हानि पे यस सर, नहीं जोड़ेंगे ना। तो वही मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट लिया जाएगा, उस प्रॉफिट के अंदर अगर आप लाभ हटा रहे हो असाधारण, तो असाधारण हानि भी हटानी पड़ेगी। ये कहने का यस मतलब, सर। ये कहने का मतलब। सर यदि हम यदि अपना पर्सनल बोले या फिर बोले कि सबका मिला के जो ख्याति देखेंगे तो उसमें सबको ऐड कर देंगे ना सर? हाँ, आप अपना प्रॉफिट जोड़ते रहो, लेकिन मेरे से गुडविल तो आप नहीं मांग सकते कि विजय पाल तुम बोलो मेरा धंधा बहुत चलता है, मैं वहाँ जमीन खरीद रखी है ना, मैं वहाँ पे, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे क्या आम का बाग है ना, तुम्हारे आम के बाग में मैं पार्टनर बन रहा हूँ, तो तुम पता चला कि तुम दुनिया भर के लाभ जोड़ रहे हो अपने, तो थोड़ी जोड़ोगे तुम, उससे मुझे क्या करना है? नो सर। मुझे तो तुम्हारे जिस बिजनेस में पार्टनर बन रहा हूँ उस बिजनेस का लाभ हानि बताओ तुम, बस। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो हमको ईयर दिया रहेगा उस ईयर का हमको प्रॉफिट दिया रहेगा, या हमको उस ईयर का लॉस दिया रहेगा, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे क्या? असाधारण हानियां और असाधारण लाभ घटा देंगे। और इसके बाद जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसका टोटल निकालेंगे और इस टोटल को डिवाइड करके हम जितने भी ईयर्स हैं, एवरेज। फिर हम एवरेज निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब, जो आपको प्रॉफिट लॉस दिया इसका एवरेज नहीं निकालेंगे। अगर इसके अंदर असाधारण प्रॉफिट या लॉस है, तो हम असाधारण प्रॉफिट या गेन का एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हम एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। सर क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो वो हम उसमें कुछ नहीं करते? क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस भी दिया और फिर मतलब असाधारण, तो मतलब प्रॉफिट लॉस में कुछ अगर नहीं आपको करेंगे? उसमें दिया हुआ है कि इस साल हमको यह असाधारण हुआ है, तो उसका एडजस्टमेंट करना है असाधारण लाभ हानि का, बाकी जो प्रॉफिट लॉस दिया है उसको वही का वैसे ले लेना। सर जैसे अगर असाधारण लिख दिया तो मतलब लेना, हाँ, एडजस्टमेंट करना। असाधारण लिख दिया तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, असाधारण नहीं लिखा है तो उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। असाधारण लिखा है तो मैंने आपको शीट भेजी है, इसके अंदर यही अभी शीट ओपन किया था। ये देखिए, इसके अंदर मैंने
मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, अभी वो आपको बाद में जाएगा, अभी आप मत जाइए उसके अंदर। मैंने जो क्वेश्चन आपको भेजा वो ये देखिए, यहाँ इसके अंदर इन सालों में ये सब हुआ है, असाधारण लाभ हानि। ये 38,000 में 3,000 का असाधारण लाभ जुड़ा हुआ है। ये 22,000 में 5,000 की असाधारण हानि हुई। ये 6,000 के लॉस में 10,000 का हानि हुई है। तो ये सब एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस में फर्म की गुडविल निकालेंगे, उसके बेसिस पे फर्म की गुडविल को निकालेंगे। तो मैंने एक भेजा आपको, एक बार आप लोग खुद ट्राई कीजिए, कुछ बात बनेगी कुछ बात नहीं बनेगी, लेकिन आप ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। यस कल आप यस सर। ने Yes, sir. अच्छे से क्वेश्चंस करके भेजा है, अब आप लोगों को समझ में तो आने लग गया है चीजें, ठीक है, बस करते जाइए, होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। कुछ और पूछना है आपको? सर वो सर ख्याति की आवश्यकता कब पड़ी सर? क्या चीज ख्याति? सर जो आपका 4 पेज है सर, उसमें लिखा है ख्याति की आवश्यकता, सर वो थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट उसमें लिखे हैं। ठीक है, ख्याति की आवश्यकता कब पड़ती है ये पूछ। ख्याति की मूल्यांकन की ख्याति के आवश्यकता कब पड़ती है? मैंने भी बताया ना कि जब पुनर्गठन होगा तब निकालनी पड़ेगी ख्याति। जब भी सर साझेदारी में पुनर्गठन होगा तब ख्याति की आवश्यकता पड़ेगी, ख्याति के वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या ख्याति? अभी बताया सर मैंने। हाँ सर सीट में सर थोड़े पॉइंट दिए सर, वो हाँ, समझ तो में बोलो, नहीं वही आ रहा मैं इतनी देर पूछ तो रहा था, तूने बोला ही नहीं कौन सा पॉइंट। मैंने पूछा इस पेज में बताओ कौन सा पॉइंट है। 4 पेज पर सर। हाँ बोलो, ये है 4th पेज। सर इसमें जो लिखे हैं सर पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स बाजार की स्थिति, विशेष लाभ, नो सर हाँ ये नहीं सर, ऊपर कीजिए सर थोड़ा सर, मूल्यांकन की आवश्यकता सर उसमें लिखा है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ये यस सर। मैंने वही अभी बताया भाई कि जब रेशियो का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन कब होता है? चेंज इन रेशियो में, एडमिशन में, रिटर्न, जब भी पुनर्गठन होगा हमको फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। यही तो बताया। इन 5 कंडीशनों में केवल ये 5, लेकिन ये बुक के अंदर एनसीईआरटी में एक छठा कंडीशन भी दिया है कि जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाएं, तो ये 6 कंडीशन है। आपके कोर्स में ये छठी कंडीशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए बस, लेकिन आपके कोर्स में 5 कंडीशन। ये 5 स्थितियां हैं जब भी, ये सारी स्थितियां क्या कहलाती है? पुनर्गठन कहलाती है। ये 5 की 5 नहीं, वैसे 4 स्थिति पुनर्गठन कहलाती है। ये 4 पुनर्गठन कहलाती है, लेकिन ये स्थिति भी जब फर्म बंद हो जाए, या आप किसी को बेच देते हैं चलता हुआ बिजनेस, या 2 फर्में आपस में मिल जाए, तो ये मैंने अभी वही तो सबसे पहले बताया कि जब पुनर्गठन होता है उस केस में आपको ख्याति का वैल्यू निकालना जरूरी है। जब फर्म चल रही है, जब कुछ नहीं हो रहा पुनर्गठन, तो कितनी भी ख्याति हो अपने को नहीं चाहिए, ख्याति की वैल्यू नहीं चाहिए, गुडविल नहीं चाहिए। लेकिन जब पुनर्गठन होगा, जब ये 5-6 कंडीशन होगी, तो आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सर यदि इसके आधारित क्वेश्चन पूछ दे कि ख्याति की आवश्यकता किसने स्थितियों में पड़ती है, तो सर क्या लिखेंगे, 5 या 6? 6 के 6 लिखो आप। यस ये सर। 6 के 6 लिखनी है आपको। कि 5th वाले में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या चीज? सर 5th वाला समझा दीजिए ना थोड़ा सा। 5th वाला का मतलब ये हुआ कि आप एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, आपने पार्टनरशिप फर्म बंद करके इसको किसी को बेच दिया, और उसने अब उसको कंपनी बना लिया, या वो खुद भी, वो लोग दूसरे लोग चला रहे हैं, आपने अपनी फर्म को बेच दिया किसी को, या तो कंपनी बन गई या पार्टनरशिप ही चल रही है लेकिन दूसरे लोग चला रहे हैं, उसको कहते हैं विघटन करना और चालू व्यवसाय के रूप में, मतलब चलता हुआ बिजनेस आपने बेच दिया किसी को।
बिजनेस बंद करके नहीं, मतलब आपने अपना तो बंद कर दिया, आप तो बाहर हो गए, लेकिन आपने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया, इसका मतलब ये है। बिजनेस किसी को विक्रय किया, मैंने आपसे कहा है ना पहले भी कि जब बिजनेस आप बेचते हैं किसी को तो उसकी गुडविल की वैल्यू लेते हैं, वही का यस सर लेते हैं। ये वही तो बताएं, इसमें वही चीज। यस सर। ठीक है, और कोई पॉइंट है पूछिए मेरे से। ठीक है, ये कौन भाई साहब, दीप ने तो एक क्वेश्चन मुझे करके भेज दिया अभी व्हाट्सएप, तो कह रहा है कि ये सर ये देखो, उसने कहा आप अभी समझाते ही रहोगे, मैं तो कर लूंगा। तो मुझे बता रहा है कि आप तो बताते ही रहो, ऐसा थोड़ी होता है। नो सर, कल रात को ही भेज दिया था, तो जो आप वेटेज वाला बताए थे ना, अभी वो गलती था, उसको रेक्टिफाई कर। अभी दीप ने मुझे भेजा है। कौन सा क्वेश्चन है दीप तेरा? ये क्वेश्चन नंबर 2। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 है, जो गलत हो रहा था तो उसको रेक्टिफाई करके भेजा। ये इसका आंसर है, वेटेड है 69,600। हाँ ठीक है। यस सर। ठीक है, फाइन, ऐसे आएगा। अब आप लोग करिए इसको और भेजिए मेरे को। और कोई Yes, चीज sir. क्या, कोई और थियरी में डाउट आ रहा है कहीं पे? नो सर। हाँ, और किसी को? सर आज का स्क्रीनशॉट भेज देना। आज क्या स्क्रीनशॉट? क्या समझा है, बस उसी को तो बताए हैं जो सीट। मैं समझ ही नहीं पा रहा, स्कीम थर्ड क्या? स्क्रीनशॉट मांग रहा है। अच्छा, स्क्रीन थर्ड आज तो लिया ही नहीं मैंने कोई स्क्रीनशॉट, आज बस रिकॉर्डिंग की। सर हम भेज देंगे। हाँ आप भेजिए।